तो ही हेलो एवरीवन। तो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पर थुनअप सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है और इस समय 85% ऑफ भी चल रहा है, जिसमें 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है। जिसको भी लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है, उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके बाय कर लीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 6 मंदिरों की महान सभा आज होने वाली है और पूरा स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि ये 6 मंदिरों की महान सभा में सबसे पावरफुल कल्टिवेटर लड़ते थे। यहाँ तक कि हर एक मंदिरों के हॉल मास्टर तक लड़ते थे और यहाँ पर इंसानों की एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि सारे इंसान सबसे पावरफुल आज अपने पसंदीदा लोगों को देखेंगे। यहाँ पर हर एक टेम्पल अपने सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो मंदिरों की महान सभा है वह 10 साल में एक बार होती है, जिसके कारण लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इस मंदिरों की महान सभा हर एक टेम्पल की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, तभी उस स्टेडियम के 6 द्वार खुलते हैं और 6 द्वार रास्ते 6 टेम्पल के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर लोग चिल्लाते हैं। हर एक टेम्पल अपने 36 कल्टीवेटर्स को लेकर आया था, मतलब 6 टेम्पल्स को मिलाकर 180 कल्टीवेटर्स आए हुए। हर एक टेम्पल के हॉल मास्टर अपने कॉन्टेस्टेंट के साथ तुरंत अपना सीट ग्रहण कर लेते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है अरीना का दरवाजा खुलता है और चारों तरफ से गार्ड से घिरी हुई 2 लड़कियां आती हैं, जिनमें से पहली लड़की का नाम था सुरीली और उसकी दूसरी बहन, उसकी बगल में उसकी बहन वही ऑक्शन लेडी थी। और गाइस हम उसे ऑक्शन लेडी ही बोलेंगे। और वहां पर जो सुरीली थी वो पूरे होली टेम्पल में जो ऑक्शन हाउस है उसकी मालकिन है। उसके जितना अमीर शायद ही कोई है, क्योंकि ऑक्शन हाउस बहुत ही ज़्यादा अमीर है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर रखे जाते हैं और वहाँ पर रोज करोड़ों की सेल होती है, जिसके कारण ऑक्शन हाउस के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और पूरा ऑक्शन हाउस ही सुरीली का है। और उसकी बहन वहीं पर कहती है, क्या आप उस सीमा जियान को ढूंढ रही हैं? तो वहाँ पर सुरीली कहती है, पता नहीं 4 साल हो गए मैंने उसको देखा नहीं है और उसकी कोई भी खबर नहीं है। मैंने सीमा जियान को जाने से पहले एक स्कारलेट ड्रैगन आर्मर दिया था, उस ड्रैगन आर्मर की मदद से मैं उसे ट्रेस कर सकती थी, लेकिन अचानक से वो आर्मर टूट गया और मुझे उसका कोई भी लोकेशन के बारे में सही से अंदाज़ा नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा या नहीं। इस बार मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं उसके बारे में पता कर सकूँ। और गाइस वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी अनमैरिड लोग थे, वो सारे लोग सुरीली को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि सुरीली भी अभी अनमैरिड थी। अगर उन्हें सुरीली जैसी अमीर वाइफ मिल जाए तो क्या करना, इसीलिए सारे लोग सुरीली को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कितने लोग सुरीली के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुरीली के आसपास बहुत ही ज़्यादा पैरा था। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गार्ड थे। उन पावरफुल गार्ड में सबसे लोएस्ट भी लेवल 6 के एडवांस स्टेज पर था और सारे गार्ड्स जो भी सुरीली के पास आने की कोशिश कर रहा था सबको दूर ढकेल देते हैं। सुरीली भी जाकर वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। एक पावरफुल कल्टीवेटर जिसे देखकर वहां पर पूरी जनता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और वो और कोई नहीं बल्कि चेंग जिडियान थे। चेंग जिडियान इंसानों के नंबर 1 डेमन हंट स्क्वाड के कैप्टन थे और इनका डेमन हंट स्क्वाड का नाम था द डेमन गॉड स्लेयर। और वहां पर चेंग जिडियान जितना पावरफुल शायद ही इंसानों में ऐसा कोई हो। चेंग जिडियान के बाकी डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर इस समय मेदकोर सिटी मतलब डेमन सिटी के राजधानी में फैले हुए थे और वो लोग छुप कर डेमन गॉड एम्परर पर नजर रखते हैं कि डेमन गॉड एम्परर कब कमजोर पड़े और कब वो फायदा उठा ले उसका। लेकिन उन्हें बहुत ही ऐसा कम मौका मिला है। तभी वहाँ पर चेंग जिडियान अरीना में इंटर करते हैं और कहते हैं, मैं इस 6 मंदिरों की महान सभा का रेफरी हूँ। मुझे टेम्पल ऑफ अलायंस ने खास इस 6 टेम्पल्स की महासभा में बुलाया है ताकि मैं इस कॉन्टेस्ट को एकदम बढ़िया सुचारू रूप से करवा सकूं। ये देखिए, और तुरंत वहां पर अपनी पावर्स का यूज करके वह एक शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं और ये जो शील्ड थी वह दर्शकों और पूरी एरिना के बीच में घिर जाती है, जिससे वहां पर कोई भी कितना भी पावरफुल अटैक हो वह उस शील्ड को तोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। और वहां पर चेंग जिडियान तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके वहां पर एक रोशनी प्रकट करते हैं और गाइस ये एक अजीब सी गोल गोल घूमने वाली रोशनी थी। चेंग जिडियान कहते हैं, ये जो रोशनी है वो हर एक टेम्पल्स के कॉन्टेस्टेंट को चूज करेगी। ये जो 2 रोशनियां हैं वह जिन 2 कॉन्टेस्टेंट पर रुकेगी वो आपस में फाइट करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी दर्शकों की नज़र एक बार नाइट टेम्पल के गेट पर पड़ती है, जहां से 10 कॉन्टेस्टेंट अपने अपने पूरे चेहरे पर मास्क लगाए हुए आ रहे थे और उनका कुछ भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सारे कॉन्टेस्टेंट शौक में कहते हैं, आखिर ये बंदे नाइट टेम्पल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तभी दूसरा बोलता है,
अरे तुमने एक बात ध्यान दिया कि वो लोग नाइट टेम्पल के, जहाँ पर नाइट टेम्पल के लोग बैठे हैं ना, वहीं पर जा रहे हैं। और एक बात तुमने और ध्यान दी कि आखिर ये लोग इतने ज़्यादा लेट क्यों हैं। यहाँ पर ये सभा स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो लोग देखते हैं कि सारे लोग नाइट टेम्पल के एकदम द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 2 गार्ड होते हैं। वो दोनों गार्ड तुरंत इन 10 लोग को रोक लेते हैं। तभी वहां पर एक बंदा तुरंत अपने हाथ में एक टोकन निकालता है और सीधे उन दोनों नाइट्स को दिखाता है। दोनों नाइट्स तुरंत उन सभी को सलाम करते हैं और कहते हैं माफ कर दीजिए, और तुरंत वो लोग साइड हट जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी वो आपस में बातें करने लगते हैं। एक तो ये लोग लेट आए, ऊपर से ये गार्ड तुरंत जैसे उस बंदे के हाथ में टोकन देखा, तुरंत ऐसे सलामी मार रहा था जैसे पता नहीं किसको देख लिया हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये 10 लोग हैं कौन। तभी वहाँ पर वो सारे 10 लोग जाकर नाइट टेम्पल के एक एरिया में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर चेंग जिडियन अरीना से बोलते हैं, सभी कॉन्टेस्टेंट के लिए केवल एक ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है कि अपनी अपोनेंट को घायल नहीं करना है। अगर कोई भी बंदा अपने अपोनेंट को घायल करता है तो तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और वहाँ पर चेंग जिडियन कहते हैं, यहाँ पर एक और डेमन हंट स्क्वाड टीम आई है जो इन 6 मंदिरों के साथ लड़ेगी। मतलब वह किसी टेम्पल का सपोर्ट नहीं करेगी। उस डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर अपना खुद का बैटल लड़ेंगे और उस डेमन हंट स्क्वाड टीम का नाम है ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप। और ये जो डेमन हंट स्क्वाड ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप है वह एक शीर्षक डेमन हंट स्क्वाड है। शीर्षक डेमन हंट स्क्वाड के पास एक अधिकार होता है कि वह इस 6 मंदिरों की महासभा में अपना बैटल इस 6 मंदिरों के साथ ही लड़ सकती है। और ये खुद का अपना लोग कॉन्टेस्ट बनाते हैं। सारे बंदे वहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठी हुई थी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि 6 टेम्पल्स के यहाँ पर 36 मेंबर थे और ये जो डेमन हंट स्क्वाड आई थी उसमें केवल 10 ही मेंबर थे। क्या यहाँ पर ये लोग इन सभी का सामना कर पाएंगे? ऊपर से ये शीर्षक डेमन हंट स्क्वाड हुआ तो क्या यहाँ पर 6 टेम्पल के सबसे पावरफुल यहाँ पर उनके एल्डर्स भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि हॉल मास्टर भी। अगर उन लोग का सामना हॉल मास्टर के साथ हो जाता है तो क्या ये लोग हॉल मास्टर का सामना कर पाएंगे भी या नहीं? यहाँ पर सारी ऑडियंस इसी पर गपशप कर रही थी। मेज टेम्पल के हॉल मास्टर एल्डरली बोलते हैं, क्या ये लॉन्ग हाउचेन की टीम हो सकती है? क्योंकि तानवान ने जाकर एल्डरली को बता दिया था कि लॉन्ग हाउचेन वापस आ चुका है और वहाँ पर एल्डरली लॉन्ग हाउचेन की पावर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्र थे। और वह कहते हैं, क्या मुझे लगता है कि शायद ये लॉन्ग हाउचेन की टीम ही होगी, तभी हमें दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर चेंग जिडियन अरीना से बोलते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 190 कॉन्टेस्टेंट मौजूद है, तो पहली फाइट की अनाउंस करते हैं। तभी वहाँ पर वो जो रोशनी होती है वो सारे टेम्पल्स के चारों तरफ घूमने लगती है और वो जो रोशनी होती है वो जाकर एक मेज टेम्पल के बंदे पर रुकती है जो एक फायर मैजिशियन था, और सेकंड लाइट जाकर रुकती है नाइट टेम्पल के एक कॉन्टेस्टेंट की तरफ जो एक गोल्डन फाउंडेशन आर्मर नाइट था। दोनों बंदे अपना अपना हथियार, अपना अपना रक्षात्मक कवच सारा उतार कर सिर्फ वहाँ पर अपने कपड़े के दम पर आते हैं। वहाँ पर कोई भी बंदा किसी तरह का स्पिरिचुअल हथियार उपयोग नहीं कर सकता था, केवल वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का ही उपयोग किया जाएगा। तभी वहाँ पर जो नाइट होता है वो अपना पोजीशन लेता है और फायर मैजिशियन भी अपना पोजीशन लेता है। नाइट और ये फायर मैजिशियन दोनों ही लेवल 8 के एडवांस स्टेज के कल्टिवेटर थे। तभी वहाँ पर एल्डर चेंग जिडियन बोलते हैं, चलो फाइट स्टार्ट किया जाए। तभी वहाँ पर जो फायर मैजिशियन होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर आसमान से सीधे बहुत सारे गोले बरसाने लगता है, लेकिन नाइट्स तुरंत एक आध्यात्मिक तलवार बनाता है और सीधे उस सारे गोलों को खत्म करने लगता है। और गाइस, आध्यात्मिक तलवार एक कोई रियल वीपन नहीं है, बल्कि उस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी से वह तलवार बनी हुई थी। वह जो नाइट होता है वह तुरंत अपने चारों तरफ डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके उन सभी आग के गोलों से बचने लगता है। उस आग के मैजिशियन और वहाँ पर उस नाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, जहाँ पर ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा चीयर्स कर रही थी। और तभी वो जो फायर मैजिशियन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके तुरंत जमीन से फायर बीस्ट को समन कर लेता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अग्नि दानव प्रकट होता है। और गाइस, ये जो फायर बीस्ट था वो बहुत ही बड़ा एक अग्नि भालू था। अग्नि भालू तुरंत नाइट पर अटैक करने लगता है। वहाँ पर जो नाइट होता है वह तुरंत एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन अपने हाथों से समन करता है और सीधे उस फायर भालू पर अटैक कर देता है।
उस नाइट और मैजिशियन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, लेकिन वहां पर जो वो नाइट था वो तुरंत एक स्पिरिचुअल हाईलैंड बनाता है। स्पिरिचुअल हाईलैंड को देखकर वहां पर मैजिशियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल हाईलैंड एक लेवल 9 की टेक्निक थी। लेवल 9 की टेक्निक का वो मैजिशियन सामना नहीं कर पाता है और अंत में जमीन पर गिर जाता है। और वो जो मैजिशियन होता है वो सोचता है कि अगर यह कोई रियल बैटल होती तो कब का बहुत ही ज्यादा घायल या तो मर चुका होता। उसके बाद वहां पर जो चेंग जिडियान होते हैं वो नाइट टेम्पल के उस बंदे को विजेता घोषित कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही फाइट चलने लगती है, जिनमें सबसे ज्यादा बेकार प्रदर्शन वहां पर वॉरियर टेम्पल ने किया था। वॉरियर टेम्पल 5 मैच लड़ा था और उसमें से 4 मैच हार चुका था, जिसके कारण उसका फाइट में बना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। नाइट टेम्पल ने लगभग 3 मैच जीत लिया था और मेज टेम्पल ने भी लगभग 2 मैच जीता था और बाकी मंदिरों ने एक एक मैच जीता था। और सबसे ज्यादा इस समय हाई लेवल पर चल रहा था नाइट टेम्पल। थोड़ी देर और कॉन्टेस्ट आगे बढ़ता है, उसके बाद वो जो दोनों रोशनी होती है वह जाकर ब्लाइट ग्लिमर ऑफ होप के एक कॉन्टेस्टेंट पर रुकती है, जिसने एक बहुत ही अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। और वहां पर वो बंदा खड़ा होता है और वो बंदा जो था वो बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी से भयानक औरा निकल आता। आखिर ये मास्क पहना हुआ बंदा कौन है जिसका फाइट होने वाला है? और गाइस, आगे की स्टोरी को जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।